नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन 24 की खबर, जहां आपको खबर दिखाते हैं सियासत से जुड़ी खबर दिखाते हैं ऐसी जिन्होंने सियासत में सनसनी मचा दी है, जिनको लेकर वार पलटवार तक देखने को मिल रहा है। तमाम सियासी खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर हुई पहली बैठक की। यहाँ पर समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृहमंत्री अमित शाह और सदस्य गुलाम नबी आजाद, सुषमा कश्यप के साथ साथ कई सदस्य इस बैठक में शामिल हुए हैं। इस बैठक में चर्चा की गई है विस्तार से। महत्वपूर्ण बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चाएं खूब हुई हैं और ये बैठक महत्वपूर्ण रही है क्योंकि पहली बैठक रखी है। और इस पहली बैठक से बड़ी बात यह है कि देखिए क्या कुछ नतीजे निकलते हैं, आने वाले दिनों में होने वाली बैठकों को लेकर क्या कुछ देखने को मिलता है। हालांकि ये आपको जरूर हम बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी पर ही काफी कुछ विवाद हमने देखा है इस देश में। तमाम पार्टियां इसको लेकर अपने अपने बयान देती नजर आई हैं, लेकिन जिस तरह से समिति की पहली बैठक हुई है और पहली बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि कुछ खास मुद्दों को लेकर मंथन किया गया हो, क्योंकि पूरे देश में एक साथ इलेक्शन हो, इसको लेकर कुछ पार्टियां पक्ष में हैं और कुछ पार्टियों की तरफ से कहा यह जा रहा है कि आबादी बहुत बड़ी है, देश बहुत बड़ा है, एक साथ शायद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन वसुधैव कुटुंबकम की भारत की भावना का प्रतीक बन गई है। पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार कार्य कर रही है और देश को भी वो प्रेरित यही करना चाहते हैं कि देश को विकसित बनाने की राह में काम करें। कुछ दिनों पहले ही G20 के ऐतिहासिक आयोजन में दुनिया ने हमारी डेमोक्रेसी, हमारी डेमोग्राफी और हमारी डिप्लोमेसी की झलक भी देखी। एक महीने पहले आज के ही दिन भारत चंद्रमा के साउथ पोल के समीप पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। G20 समिट के कामयाब आयोजन के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि कॉमनवेल्थ खेलों में हुए भ्रष्टाचार से देश बदनाम हुआ था, लेकिन इसके बाद जिस तरह से G20 को आयोजित किया गया और जो सफलता रही है उसके चर्चे हर ओर हो रहे हैं। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कॉमनवेल्थ घोटालों का जिक्र किया है, भ्रष्टाचार का जिक्र किया है पीएम मोदी ने। और G20 से कहीं ना कहीं कॉमनवेल्थ खेलों को, कांग्रेस के उस दौर को कंपेयर करते नजर आए हैं और देखना ये होगा कि अब कांग्रेस इसको लेकर क्या पलटवार करती है, क्या बयान प्रधानमंत्री मोदी के इस वार पर सामने आता है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि G20 के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है। ऐसी कई ताकतें हैं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, वो बॉर्डर्स या ज्यूरिडिक्शंस की परवाह नहीं करती। और जब खतरे पीएम मोदी ने कहा कि आज ये सम्मेलन एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत कई ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी बना के एक दिन पहले भारत की संसद ने लोकसभा विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून पास किया है। ये दिन खास है, ये दौर खास है। तो पीएम मोदी ने देखिए महिला आरक्षण बिल को लेकर भी चर्चा की है और कह रहे हैं कि हम एक खास दौर से गुजर रहे हैं। आज ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे समय हो रही है जब भारत कई ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी बना है। एक दिन पहले ही भारत की संसद ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून पास किया। जयपुर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पहले महिला आरक्षण की बात नहीं थी, पहले हिंदुस्तान का नाम बदलने की बात थी, लेकिन उन्हें पता चल गया कि जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। वो घबरा गए,
क्योंकि विशेष सत्र की घोषणा पहले हो चुकी थी, इसलिए वो महिला आरक्षण बिल लेकर आए। महिला आरक्षण का हमने पूरी तरह से समर्थन किया है। लेकिन देखिए, महिला आरक्षण बिल का जिक्र करते करते राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है, बीजेपी को निशाने पर लिया है। कहा कि पहले देश का नाम बदलने चले थे, लेकिन फिर इरादा बदल दिया। मगर इन्होंने कोशिश की भैया इंडिया और भारत के बीच में लड़ाई करा। थोड़े दिनों में उनको पता लग गया कि जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जनता ये बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो वहीं राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा है कि बिल लागू करने से पहले नई जनगणना और परिसीमन की जरूरत है, लेकिन ये सच नहीं है। विधानसभा और लोकसभा की 33% सीटें महिलाओं को आज दी जा सकती है, लेकिन भाजपा महिला आरक्षण को 10 साल में लागू करना चाहती है। हम चाहते हैं कि इसे जल्द लागू किया जाए, ओबीसी महिलाओं को इसका लाभ मिले। और बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि हम जल्द लागू करना चाहते हैं, लेकिन भाजपा देरी कर रही है। कि महिला आरक्षण करने से पहले नए सेंसस की जरूरत है और नई डिलिमिटेशन की जरूरत है। यह सच नहीं है भाइयों बहनों। महिला आरक्षण को लागू करने के लिए विधानसभा और लोकसभा की 33% सीटें महिलाओं को आज दी जा सकती। वाराणसी में पीएम मोदी ने एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी के लिए बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा। ये स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ 30,000 से अधिक लोग बैठकर मैच देख पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, उन्हें देखकर हर काशीवासी गदगद हो गया है। हर कोई प्रसन्न महसूस कर रहा है। से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, हर काशीवासी गदगद हो गया है। महादेव की नगरी में ये स्टेडियम, उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि चुनाव में बीजेपी ने हमारे खिलाफ 4 उम्मीदवार उतार दिए हैं। एक पार्टी से नहीं लड़ रहे। उनका अपना एक कैंडिडेट होगा, एक ईडी का है, एक सीबीआई का है, एक इनकम टैक्स का है। इन सबके खिलाफ हमें जीतना होगा। हम सिर्फ बीजेपी से ही नहीं लड़ रहे। हमारी लड़ाई, हमारे पास अगर कांग्रेस का एक कैंडिडेट है, बीजेपी का एक कैंडिडेट हो, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। मोदी जी क्या किए, हमारे खिलाफ 2-3 कैंडिडेट खड़ा करते हैं। एक तो बीजेपी का कैंडिडेट, दूसरा ईडी का कैंडिडेट, तीसरा सीबीआई का कैंडिडेट, चौथा इनकम टैक्स का कैंडिडेट। जयपुर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान आर्थिक विकास दर में उत्तर भारत में नंबर 1 पर आ गया है। ये गर्व की बात है। राजस्थान में गुड गवर्नेंस है। हमारा संकल्प होना चाहिए कि किसी भी कीमत पर इस बार फिर से हमारी सरकार बननी चाहिए। यही उद्देश्य लेकर चल रही है। विश्व रूप में सामने आया है। आर्थिक विकास दर में हम लोग उत्तर भारत नंबर 1 पे आ गए हैं। मुझे गर्व की बात। बड़े राज्यों में नंबर 2 पर है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान राज्य है। इन्होंने बहुत पसंद है। तो कहने का मतलब यह है, आज हमारे लिए कांग्रेस भवन बनना नया संदेश देगा। गुड गवर्नेंस हुई राजस्थान के अंदर। पहली बार किसी सरकार के खिलाफ में कोई सरकार विरोधी लहर नहीं हो। इससे बड़ी उपलब्धि है। इन कार्यकर्ताओं क्या होगी आप समझ सकते हो। सामने आया है।
इस वक्त देश की तमाम पार्टियां 24 के चुनावों को लेकर तैयारियों में जुटी हुई हैं। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में कहा है कि इस बार लड़ाई बड़ी है। 24 की लोकतंत्र की लड़ाई है, संविधान बचाने के लिए लड़ाई है और इसीलिए हमारी पार्टी सबको साथ लेने के लिए तैयार हो गई है। तो अखिलेश यादव का बयान खास है। तो मांगना तो अच्छी बात है, तो हम और आप तय थोड़ी करेंगे। हमें और कांग्रेस या जो भी दल है उनको मिलकर के तय करना है। जब मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी के और समाजवादी लोगों का इतिहास खाली किया, समाजवादियों ने लोगों को जोड़ने का काम किया है और बढ़ चढ़ करके भी अगर साथ लाने के लिए कुछ हमें त्याग भी करना पड़ा होगा तो त्याग भी किया है। लेकिन इस बार लड़ाई बड़ी है, 2024 की लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। इसलिए हमारी पार्टी सब। अब बात करेंगे विवादित टिप्पणी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने विवादित टिप्पणी दी है। पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल का नाम लिए बिना उदय भान ने विवादित टिप्पणी की। विवादित टिप्पणी करते वक्त उदय भान हंसते भी नजर आए। उनका ये वीडियो वायरल हो गया। अब बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि आखिर क्या वो इस बयान से सहमत है। इधर उदय भान ने इस बयान को हंसते हंसते जरूर कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान चर्चाओं में आ गया है, वायरल हो गया है, लेकिन किसी तरह की सफाई उन्होंने नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैंने गलत क्या कहा है, उनका बयान क्या है वो सुनिए। बात ठीक है, ऊपर रंडवा राज कर रहा है, नीचे पंडुआ राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है। वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने अपने विवादित बयान पर सफाई दी। कहा ये कोई विवादित बयान है कि नहीं, ये सच्चाई है, इसमें गलत क्या है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं वो बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया है कि जिसने जीते जी अपनी पत्नी को छोड़ रखा है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, अपनी पत्नी को छोड़ना ये भी बहुत महापाप है। जब पत्नी नहीं है तो रणवा की तरह रह रहा है। जिसकी पत्नी है ही नहीं, छोड़ ही रखा है, उसको अभी भी छोड़ा हुआ है, तो वो रणवा की तरह है। और हमारा मुख्यमंत्री पंडुआ है, उसे कभी पानी भी नहीं लगा, तो उसकी शादी का तो मतलब नहीं, शादी भी नहीं हुई उसकी। वो हमारे देसी भाषा में, हमारे इलाके में, हमारी ब्रज भाषा। उदय भान के बयान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा पलटवार करते हुए कहा कि परिवारवाद में डूबी है पार्टी, परिवारवाद की मानसिकता के गुलाम है ये लोग और ये समझ नहीं पाएंगे कि आखिर देश के 140 करोड़ लोगों को पीएम मोदी और मैं अपना परिवार मानते हैं। ये ट्वीट आप देख रहे हैं सीएम मनोहर लाल का। लिखते हैं कांग्रेस को मैं नहीं, हमारे परिवार के लोग जवाब देंगे, प्रदेश के लोग जवाब देंगे। उनकी मानसिकता परिवारवाद की रखी है, वो नहीं समझ सकते। तो जिस तरह से ये उनका ट्वीट आया है, सीधे सीधे प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पलटवार है। प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया था पीएम मोदी को लेकर। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल को लेकर बयान दिया। उनका ये बयान, उनकी टिप्पणी वायरल हो गई और इस पर जहां बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर पूरी की पूरी कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद की मानसिकता से जुड़े लोग हैं, ये नहीं समझ पाएंगे। मेरा परिवार मेरा प्रदेश है और प्रदेश के लोग ही इन्हें जवाब देंगे। उदय भान के विवादित बयान पर बीजेपी का बड़ा एक्शन होने के आसार है। उदय भान के बयान पर बीजेपी शिकायत दर्ज करवा सकती है। उदय भान के बयान पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि पीएम और सीएम ने देश और समाज के लिए सब कुछ किया है। ये बातें ऐसे स्वार्थी लोगों को समझ नहीं आएंगी। अमीर लोग हैं, इनको पता नहीं है इस देश में इसका क्या महत्व है। ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए, देश और समाज के लिए अपने परिवार का बलिदान किया। उन्होंने कहा कि हम परिवार ना बचा के, अपना परिवार ना आगे चला के, हम ये जीवन जो है ये हम भारत माता के चरणों में अर्पित करें और ये जीवन केवल और केवल भारत के लिए है, भारत माता के लिए। उसके लिए हम काम करें।
मैं समझता हूँ ऐसे स्वार्थी लोगों की समझ में ये बातें आने वाली नहीं है। इनके जो दिमाग है, इनका दिमाग तो केवल अपने तक, अपने परिवार तक, भ्रष्टाचार तक, वहीं तक ही है, पक्षपात तक वहीं तक है। तो ऐसे ऊंचे स्तर के लोगों के बारे में ये सोच भी नहीं सकते, ना इनकी। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के विवादित बयान पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी कहा है कि मर्यादा के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है। पीएम मोदी ने देश के लिए काम किया है। पीएम मोदी हम सब के लिए प्रेरणादायक है और इस तरह के बयान देना कतई सही नहीं माना जा सकता। या ब्रह्मचारी हो या देश का आदमी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनकर इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इतिहास रचने का काम किया और ऐसा इतिहास रचा जो सब हम सब लोग हैं, सबके अपने परिवार हैं, आम व्यक्ति के लिए उन्हें अपने परिवार के लिए नहीं चाहा, अपने भाइयों के लिए नहीं चाहा, अपने साले के लिए नहीं चाहा, उन्होंने देश के लिए काम किया है, देश के आम व्यक्ति के, गरीब व्यक्ति के लिए काम किया है। और इस तरह का बयान देना, देश का प्रधानमंत्री रंडुआ है, उनको शर्म आनी चाहिए, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी का एक उदय भान के बयान पर राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि उदय भान का बयान देखकर हम सब भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में वेदना के क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। एक जन सामान्य के मन में वेदना के क्षोभ है, रोष उत्पन्न हो रहा है। ये राजनीति में निमनता की प्रकाष्ठा है। जिस सड़क छाप भाषा का प्रयोग किया गया है वह कांग्रेस के हरियाणा के अध्यक्ष के द्वारा किया गया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए रणुआ जैसा शब्द का प्रयोग किया गया और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के लिए पड़ुआ जैसे शब्द का प्रयोग किया गया। और वह भी उस वीडियो में वो हंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ये कोई आक्रोश में दिया गया बयान नहीं है, कोई झोंक में निकला हुआ बयान नहीं है, ये कांग्रेस की सुविचारित नीति के कारण उगला गया। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का एक बयान और इस बयान के बाद देखिए लगातार बीजेपी की तरफ से पलटवार आए हैं। उनकी इस टिप्पणी की खूब निंदा हुई है। हरियाणा में कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के विवादित बयान पर लगातार सियासत गर्माती नजर आ रही है। उदय भान का विवादित बयान, इस पर बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने कहा कि हम बैठक कर इस बयान पर शिकायत दर्ज करवाने वाले हैं, हम शिकायत दर्ज करवाएंगे। उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई है। अब ये इनका अब जाएंगे क्या? अभी राहुल गांधी जी को जाना चाहिए ना उदय भान जी के पास, कि इस तरह का वो जाना भी चाहिए और माफी भी मांगनी चाहिए। उनके नेता जो भूपेंद्र हुड्डा जिन्होंने उनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया, उनको भी जाना चाहिए उनके पास और माफी मांगनी चाहिए। अगर व्यक्तिगत जीवन देखेंगे तो हुड्डा साहब के अपने परिवार में भी, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि दीपेंद्र अपने भाई हैं, जीवन में उनके अगर जीवन का देखेंगे तो उनके जीवन में भी कुछ ना कुछ जीवन घटा होगा। तो ये बड़ी घटिया सोच है और ये छोटी मानसिकता है और मैं समझता हूँ कांग्रेस ऐसे लोगों से भरी पड़ी है और मैं चाहता हूँ कि तुरंत सोनिया गांधी इसके ऊपर भी माफी मांगनी चाहिए। और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान के बयान पर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि उदय भान को अपने शब्दों को फिर से सुनकर शर्मिंदगी होनी चाहिए थी, लेकिन उदय भान अपने अमर्यादित भाषा पर अड़े हुए गए। क्या ये सही है? तो मैं एक कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जी का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया है। उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। वो मर्यादाहीन तो है ही, बिल्कुल अशालीन। देश के सर्वोच्च नेता को ऐसे हल्के शब्दों के साथ उच्चारित करना, प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस प्रकार के शब्दों के साथ उच्चारित करना, मैं कहूँगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो अभी मैं उनका बयान देख रहा था तो वो अपने बयान पर उसको जस्टिफाई करने अड़े हुए हैं। ऐसी वहीं उदय भान के बयान पर हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब ने भी तंज कसा। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से जवाब मांगा, पूछा अभी तक उदय भान के इस बयान पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आखिर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी है। आपके माध्यम से ये कहने में से कोई परहेज नहीं है। इस बयान के बाद जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया माननीय प्रधानमंत्री जी और एक राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में, कांग्रेस के आलाकमान
माननीय सोनिया गांधी जी अब तक सामने नहीं आई, मल्लिकार्जुन खड़गे जी अब तक इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिए। मैं आपके माध्यम से माननीय सोनिया गांधी जी से और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से स्पष्टीकरण चाहता हूँ। देश जानना चाहता है जो आपके हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ने जो शब्द का प्रयोग किया प्रधानमंत्री जी के बारे में और मुख्यमंत्री जी के बारे में हरियाणा के, इसके बारे में आपका स्पष्टीकरण देश जानना चाहते हैं। भारतीय जनता नवंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा का दौरा कर सकते हैं। एम्स के शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि नवंबर में रेवाड़ी एम्स का शिलान्यास होने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा नवंबर के बाद काम शुरू हो जाएगा। ऐसे में माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम को लेकर किसी तरह की जानकारी हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं आई है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिलान्यास होगा प्रधानमंत्री के मार्ग पर, उसके तुरंत बाद हफ्ते भर के भीतर काम शुरू हो जाए वो बेहतर है, मैं समझता हूँ। और जो प्रक्रिया होती है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, उसके अंदर एक तो टेंडर फ्लोट किए जाते हैं। तो 10 तारीख जो अभी गई है सितंबर की, उसको टेंडर फ्लोट कर दिए गए ठेकेदार नियुक्त करने के लिए, और 45 दिन की प्रक्रिया होती है। तो अक्टूबर के आखिर तक ये सारा मामला टेंडरबाजी का ये खत्म हो। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने इनेलो पर भी निशाना साधा। कहा इनेलो अपनी साख बचाने के लिए जमीन तलाश रही है। कांग्रेस का सहारा इनेलो तलाश रही है। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए इनेलो गठबंधन में आना चाहती है। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है। देखो, इनेलो को तो सहारा चाहिए, सहारा तलाश कर रहे, क्यों जनता ने उनको नकार दिया है। अब हमसे अगर हमारा नेतृत्व इस संदर्भ में बात करेगा तब हम उनको जमीनी हकीकत बताएंगे कि ये इनेलो जो बीजेपी की बी टीम है, जब भी मौका मिला, राष्ट्रपति के चुनाव में इन्होंने बीजेपी को वोट दी, उपराष्ट्रपति के चुनाव में इन्होंने बीजेपी को वोट दी, राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने बीजेपी को वोट दी। इस बात की बीजेपी विरोधी है, ये तो बीजेपी की सहयोगी है। ये तो कांग्रेस को कमजोर करने के लिए आना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि भाई कांग्रेस के नाम पर आज जो कांग्रेस की लहर चल रही है पूरे पर। ताऊ देवीलाल की जयंती पर कैथल में इनेलो एक बड़ी रैली करेगी। अभय चौटाला ने इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बीती रात को अभय चौटाला ने निमंत्रण दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि अगर कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ड्यूटी लगाएगी तो स्वागत करेंगे। राजनीतिक मतभेद है, लेकिन स्वागत करेंगे अगर ड्यूटी कांग्रेस के आलाकमान की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लगाई जाती है तो देखिए, बयान उनका महत्वपूर्ण हो गया है और चर्चाओं में भी ये बयान आ गया है कि क्या इनेलो और कांग्रेस अब एक साथ इस रैली में नजर आएंगे। भाई, अगर कांग्रेस उनकी ड्यूटी लगाएगी, वो आएंगे तो उन्हें वेलकम करने में क्या दिक्कत है। चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पे कोई आए, हुड्डा साहब के पिता श्री चौधरी देवीलाल के बहुत नजदीकी साथी रहे। राजनीति में हमारी कोई गोलियां थोड़ी चली हुई है, तो राजनीतिक मतभेद हैं। अगर वो हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई का छठा दिन और विधानसभा में सेब का मुद्दा गूंजा। कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि सेब की 5000 करोड़ की आर्थिकी पर संकट के बादल मंडराए गए। किलो के हिसाब से सेब बेचने पर बागबानों में फिलहाल भ्रम की स्थिति है। चाहे उसमें सेब हिमाचल से जाएगा, वो चाहे देश की कोई भी मंडी हो उसमें जाएगा, तो इसलिए अब ये समस्या आने वाली नहीं है। दूसरा मुद्दा मैंने उठाया कि जो विदेशों से सेब आयात हो उस पे पहले 50% शुल्क था, उसे 70% किया गया था, और अभी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि वो जो है फिर से 20% घटाया गया है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो मैंने अपने जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनसे भी मैंने निवेदन किया, क्योंकि वो भी सेब बहुल क्षेत्र से आते हैं, क्योंकि 5000 करोड़ की हमारी आर्थिकी है। तो मैंने उनसे भी कहा कि वो भी। जयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस में हर समुदाय के लोग हैं, भाजपा कभी भी नजदीक नहीं आने देती है। यहां तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए निमंत्रण नहीं मिला। क्यों नहीं बुलाया?
जब नए संसद भवन की नींव रखी गई तब भी रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो अछूत हैं। अगर अछूत के हाथ से नींव रखेंगे तो वो गंगा जल से धोना पड़ता है। जब उसका फाउंडेशन हुआ, उसके फाउंडेशन के वक्त भी हमारे जो कोविंद है राष्ट्रपति थे, उनको फाउंडेशन के वक्त भी नहीं बुलाया गया क्योंकि वो अछूत है। अगर अछूत के हाथ से फाउंडेशन करेंगे तो नेचुरली फिर वो गंगा जल से लाके धोना पड़ता। जब तो देखिए, कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। संसद भवन के बहाने ये निशाना साधा गया है। और इसी के साथ ही 24 की खबर में बस इतना कि आप देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।